अकाउंट। तो देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, बीओटी कर लिया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और सेकंड क्या कर लिया, करंट अकाउंट बीओपी। अब थर्ड पार्ट क्या आ गया, दैट इज कैपिटल अकाउंट बीओपी। तो कैपिटल अकाउंट बीओपी भी मैंने कहा था ना 4 डेफिनेशन में बस एक एक वर्ड चेंज करना है। तो आप यहाँ डेफिनेशन क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बीओपी इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल दोज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस which changes the status of liability and assets of the government। तो मतलब इसके अंदर वो सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आएगी जिनकी वजह से हमारी कंट्री का लाइबिलिटी और एसेट्स का स्टेटस चेंज होता है। लाइबिलिटी मतलब या तो बढ़ रही है या कम हो रही है, एसेट्स या बढ़ रही है या कम हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया, हम लोन लेंगे तो हमारी लाइबिलिटीज बढ़ेगी, हमने लोन दिया तो हमारी एसेट्स है। तो इस तरीके से वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम इसमें लेंगे। अभी कंपोनेंट में वो सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हम पढ़ेंगे कि वो क्या कौन कौन सी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हो सकती है जो हमारी कंट्री की लाइबिलिटी और एसेट्स को चेंज करेगी। मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, बोरोइंग, वैसे हम आगे भी वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो समझाने के लिए मैंने डेफिनेशन, तो आप इसकी डेफिनेशन सिंपल वर्ड्स में लिख लो क्योंकि शायद नोट्स में हो सकता है। देखो, इट रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व द रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री चेंजिंग हिज एसेट्स विद ए फॉरेन रेजिडेंट और लाइबिलिटी ऑफ ए फॉरेन। तो शॉर्ट में हम क्या लिख लें, देखो मैं बोल रहा हूँ, लिख लो आप लोग। जैसे देखो, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ एसेट्स एंड, तो देखो प्रॉपर डेफिनेशन आप लिख लो, इट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट इज करंट अकाउंट बीओपी, इट इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ all economic transactions which changes the status of liability and assets of the country, which changes the status of liability and assets of the country। now ये मीनिंग हो जाएगा, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे परचेज ऑफ एसेट्स इज डेबिट फ्रॉम आइटम ऑन द कैपिटल अकाउंट। इफ इंडिया बाइज ए यूके कार कंपनी इट एंटर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एज ए डेबिट आइटम। मतलब अगर इंडिया ने खरीदा तो हमारा पैसा गया क्योंकि बट एसेट्स क्रिएट हो गई, तो इसलिए वो डेबिट साइड होगा, है ना, डेबिट साइड में आ जाएगा ये, क्योंकि पैसा तो जा रहा है हालांकि एसेट्स क्रिएट हो रही है। और जैसे इंडिया की किसी कंपनी को अगर फॉरेन कंपनी ने खरीदा तो उससे क्या होगा, पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, बट हमारी एसेट्स कम हो जाएगी। तो इस तरीके से ये किस में आ जाएगा, लायबिलिटी और एसेट्स में आ जाएगा। तो इसमें ये एग्जांपल दे रखा है, तो मीनिंग और एग्जांपल यहाँ दे रखा है। अब इसके कंपोनेंट पे आते हैं। तो ये सारे देखो कैपिटल अकाउंट के सारे कंपोनेंट्स हैं जिनकी वजह से हमारी कंट्री की लायबिलिटी और एसेट्स चेंज होगी। तो अब ये डिटेल में देख लो। सबसे पहला क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट, विच इज फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। कौन कौन सा, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई, इसके आगे लिख लो। यहाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, एफडीआई। और जो इनडायरेक्ट जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब है एफआईआई। ये हम पहले डिस्कस कर चुके, कोई बता सकता है? ये हम मनी बैंकिंग में भी कर चुके हैं, ये हम एलपीजी में भी कर चुके हैं। किसी को पता है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एफडीआई और एफआईआई? एफडीआई का मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जैसे एप्पल ने इंडिया के अंदर क्या कर दिया, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल ली, तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एफडीआई। ये एफडीआई जिसका 100% कंट्रोल एप्पल पे स्टोर पे एप्पल का रहेगा, और उसने डायरेक्ट यहाँ अपनी एक ब्रांच खोल ली, तो वो क्या हो गया, एफडीआई। और एप्पल ऐसा ना करके केवल शेयर मार्केट के थ्रू किसी, जैसे यहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसके शेयर्स खरीद लेता, तो दैट इज कॉल्ड एफआईआईज। Yes or no? Foreign institutional investment, which is also known as a portfolio investment. तो आई होप ये दोनों क्लियर है। देखो यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ डिटेल लिखा हुआ है, पूरा पढ़ लो आप लोग। यहाँ सारा बता रखा है, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विथ एग्जाम्पल बता रखा है, व्हाट इज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ये भी पूरा बता रखा है। तो बताओ, इससे देखिए, जैसे आप एग्जाम्पल से समझे, अगर एप्पल ने इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोला तो उससे हमारी एसेट्स लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, कौन बताएगा? अगर एप्पल
एप्पल इंडिया के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करता है तो उससे हमारी एसेट्स लायबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कम होगी ना। पैसा आएगा, एफडीआई पैसा आएगा, इनफ्लो होगा, बट एसेट्स तो कम हो गई क्योंकि वो ऑनरशिप किसको मिल गई? कंट्रोल किसका हो गया? एप्पल का। जैसे अभी हमारे टाटा, अगर टाटा या रिलायंस जो है वो यूएसए में जाके अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे एसेट्स बढ़ेगी, हालांकि पैसा जा रहा है बट एसेट्स विल बी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। क्लियर है क्या? ये तो हो गया एफडीआई। अब आते हैं एफआईआई पोर्टफोलियो। अब ये चीज़ अगर आप डायरेक्ट ना करके शेयर मार्केट से करें, जैसे एप्पल ने अपनी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ना लगा के शेयर मार्केट में कंपनीज के शेयर खरीद लिए, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल हो गया, हालांकि उससे भी हमारे पास पैसा आ रहा है बट हमारी एसेट्स कम हो रही क्योंकि उसकी ऑनरशिप जो खरीदेगा उसके पास जा रही है। ऐसे हमारे लोग यहाँ से यूएसए के स्टॉक्स खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा है बट एसेट्स बढ़ रही है, बट वो इनडायरेक्ट कंट्रोल हो रहा है। यस और नो? इतना सा तो फर्क है दोनों में कंट्रोल का। क्लियर है क्या दोनों पॉइंट ना? उसके बाद फिर देखो नेक्स्ट क्या है, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंट। दोनों ही बोरोइंग्स है। बेसिकली बोरोइंग्स जो होती है ना दो पार्ट कर सकते हो। बोरोइंग आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। बेसिकली ओवरऑल जो बीओपी में बोरोइंग्स को आप तीन पार्ट में कर सकते हो। देखो जो बोरोइंग्स है ना, कमर्शियल बोरोइंग्स, असिस्टेंट बोरोइंग और एक आगे आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये तीनों शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, ये तीनों ही बोरोइंग्स है बेसिकली। अब इनमें फर्क क्या है? तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल बोरोइंग्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट में डिवाइड कर लो बोरोइंग्स को। एक होता है कमर्शियल बोरोइंग, एक हो गया असिस्टेंट बोरोइंग और एक हो गया शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो बोरोइंग्स हमेशा ही क्या करती है, अगर हम कोई भी किसी भी फॉर्मेट में बोरोइंग्स लें, चाहे वो कमर्शियल फॉर्मेट में लें, चाहे वो असिस्टेंट में लें, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए लें, अल्टीमेटली कोई भी बोरोइंग्स हमारी लाइबिलिटीज़ को बढ़ाएगी। यस और नो? लाइबिलिटीज़ मतलब हमारे फ्यूचर ऑब्लिगेशंस बढ़ेंगे, हमारे को वापस पे करना पड़ेगा। यस और नो? होगा ऐसा? जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं तो ये हमारी लाइबिलिटी है बिकॉज उसको वापस पे करना पड़ेगा। किसी से पैसा उधार लेते हैं तो हमारा ऑब्लिगेशन। तो वैसे ही चाहे आप कोई सी बोरोइंग्स ले लो, वो हमारी लाइबिलिटी की स्टेटस को चेंज, अगर हम ले रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ाएगा और अगर हम दे रहे हैं तो हमारी क्या है? एसेट्स है। किसी को लोन देना एसेट्स है। कोई बता सकता है? गवर्नमेंट बजट में किया था हमने, किसी को भी लोन देना, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन दे रही है तो उसकी एसेट्स है, या आप किसी को लोन दे रहे हो तो आपके लिए एसेट्स है। वाई? कोई बता सकता है? लोन देना एसेट्स कैसे हुआ? एसेट्स क्या होती है पहले देखो। एसेट्स का मतलब होता है कि जो वो सब कुछ जो आपकी इनकम जनरेट करती है फ्यूचर में। जैसे एसेट्स इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन दोज आइटम्स या बिल्डिंग्स, कुछ भी जिसके जो आपकी फ्यूचर में क्या करेगा? इनकम जनरेट करेगा। मतलब एसेट्स आर द सोर्स ऑफ इनकम। ये सोर्स ऑफ इनकम होते हैं कि आपकी फ्यूचर में इनकम, जैसे आपने मान लो एक हाउस ले लिया, अब वो हाउस लेके उसको आपने रेंट पे दे दिया। कोई कमर्शियल बिल्डिंग ले लिया आपने, उसको रेंट पे दे दिया, तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये आपके लिए क्या हो गई? एसेट्स हो गई। क्यों? क्योंकि वो आपकी रेगुलर इनकम जनरेट कर रहा है। सेम वैसे जैसे आपने लोन दे दिया तो लोन देने से आपको हर महीने इंटरेस्ट आ रहा है, तो इस वजह से क्या होता है कि उसका आपकी वो इनकम जनरेट कर रहा है। यस और नो? तो लोन देना एसेट्स हुआ ना, क्योंकि वो इनकम जनरेट कर रहा है। इसलिए बोरोइंग्स हमारी लाइबिलिटी एसेट्स को चेंज करेगा। दैट्स वाई दे आर पार्ट ऑफ, ऑल काइंड ऑफ बोरोइंग इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इज ए नॉट अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। बिकॉज एनी काइंड ऑफ बोरोइंग, चाहे वो कमर्शियल बोरोइंग हो। अभी कमर्शियल, असिस्टेंट और शॉर्ट टर्म में क्या फ़र्क है? देखो कमर्शियल और असिस्टेंट बोरोइंग में फ़र्क है कि जैसे मान लो हमारी गवर्नमेंट लोन लेती है फॉर द डेवलपमेंट पर्पज़, जैसे मेट्रो का डेवलप करना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? लोन लिया। तो दैट इज कॉल्ड कमर्शियल बोरोइंग, जिसमें मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है। और असिस्टेंट बोरोइंग जैसे मान लो हमारे कोई दिक्कत आ गई, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, कोई मतलब हेल्प के लिए कुछ बोरोइंग्स ले रही हैं, तो उस टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम लगता है। अल्टीमेटली बोरोइंग्स हैं जो आपको ओब्लिगेशंस है, जो आपको रिपेमेंट करना है, बट बस रेट ऑफ इंटरेस्ट का फ़र्क है। और जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है उनमें क्या फ़र्क है? बस वो टाइम पीरियड का फ़र्क है कि वो लेस देन 1 ईयर होता है, 2-3 मंथ्स। जैसे ट्रेडर्स होते हैं, अब जो ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड करते हैं बिटवीन टू कंट्री में, तो उनको क्या होता है कि उनके पास शॉर्ट पीरियड
हार्डली 2-3 मिनट्स के लिए उनके पास लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाता है। क्यों? क्योंकि उनका पैसा तो आएगा बट वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है पैसा, क्योंकि वो पेमेंट आएगा, क्लाइंट के पास प्रोडक्ट जाएगा, पैसा आएगा, वो मुश्किल से उनको 2-3 महीने के लिए बस पैसा चाहिए लोन के लिए, बोरोइंग चाहिए, बाकी तो उनका पैसा आता रहेगा। तो इसलिए वो कुछ टाइम के लिए लोन ले लेते हैं, दैट इज कॉल्ड 2-3 मंथ्स का जो बोरो करते हैं वो फॉर द जो ट्रेडर्स है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म ट्रेड बोरोइंग्स, जो मैंने यहाँ बताया था आपको, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। और ये कौन सा है? कमर्शियल बोरोइंग, और ये असिस्टेंट बोरोइंग। तो तीनों बोरोइंग में डिफरेंस समझ में आ गया क्या? पहले तो बताओ, यस और नो? तीनों बोरोइंग में डिफरेंस समझ में आ गया? हेलो? और बोरोइंग्स आपकी क्या करेगी? बोरोइंग्स अल्टीमेटली आपकी क्या करेगी? लाइबिलिटीज को बढ़ाएगी। और अगर आपने बोरोइंग्स लिया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, चाहे वो कोई सी बोरोइंग ले लो आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपने बोरोइंग्स दी है किसी अदर कंट्रीज को, जैसे इंडिया ने मान लो यूएसए को लोन दिया, चाहे वो कोई असिस्टेंट दे, चाहे कमर्शियल दे, चाहे शॉर्ट रन, वो हमारी एसेट्स को बढ़ाएगा। और अगर हमने लिया है तो वो हमारी लाइबिलिटी। तो ये दैट्स वाई ऑल द बोरोइंग्स कंसिडर एज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। आई होप समझ में आ रहा है ये। तो ये बोरोइंग्स वाला पार्ट हमने कवर कर लिया। अब अदर्स में आ जाओ, तो अदर्स में देखो क्या आ रहा है, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल, ये पढ़ो। देखो एनआरआई डिपॉजिट क्या होता है? एनआरआई कौन होता है हमारे लिए? जो हमारे इंडियंस है, वो सिटीजन इंडिया के हो सकते हैं, बट वो रेजिडेंट कहाँ के हैं? रेजिडेंट कहाँ के? यूएसए के या फॉरेन कंट्री के, तो हमारे एनआरआई होते हैं। मतलब वो सिटीजन इंडिया के और रेजिडेंट किसी और कंट्री के हैं, उनको हम एनआरआई बोलते हैं। तो एनआरआई जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं? 2 ट्रांजेक्शन्स करते हैं। एक तो ट्रांसफर पेमेंट करते हैं, जैसे अपनी फैमिलीज को क्या करते हैं, वो वहाँ से पैसा भेजते हैं, वो तो किस में चला जाएगा बच्चे? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट में। रेमिटेंसेज जो, वो तो ट्रांसफर इनकम हो गया ना, ट्रांसफर इनकम हम किस में लेते हैं? करंट अकाउंट में। बट अगर वो सपोज यहाँ अकाउंट ओपन करके इंडिया के अंदर, क्योंकि उनको बाद में लगता है कि इंडिया में सेटल होंगे, इंडिया में उन्होंने अकाउंट ओपन करके उसमें हर महीने पैसे डाल रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो गई? हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई। ठीक है, क्योंकि पैसा आ रहा है बट वो वापस भी तो ले सकता है। तो देखो इसमें ये बता रखा है कि ओनली द डिपॉजिट हेल्ड बाय एनआरआई इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी आर द कंसिडर एज ए कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। क्योंकि वो डिपॉजिट मतलब वो यहाँ अकाउंट ओपन करके उसमें पैसा डाल रहे हैं हर महीने, तो वो हमारी लाइबिलिटी बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा आ रहा है, देखो इनफ्लो तो हो रहा है बट वो वापस भी तो देना पड़ सकता है हमारे को, यस और नो? और वो सारी ट्रांजेक्शन जो हमारी लाइबिलिटी एसेट्स को चेंज करे, दैट इज कॉल्ड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इट ऑल्सो नीड टू बी noted that money sent by the NRI to their family in India is not to be treated as a it is to be treated as current transfers and are to be recorded in the current account। तो ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार, ये दोनों क्वेश्चन आया हुआ है जब आप स्कैनर देखोगे कि एक तो डिपॉजिट और एक रेमिटेंसेज या हेल्प ऑफ NRIs टू देयर फैमिली इन पर्टिकुलर कंट्री, जैसे इंडिया, इन दोनों में बहुत फ़र्क है। वो एक ट्रांसफ़र इनकम हो गया तो वो करंट अकाउंट में चला गया, और जो डिपॉजिट्स है वो हमारी क्या हो गई? जैसे मान लो आप यूएसए में कोई बैंक अकाउंट खोल के वहाँ अपनी डिपॉजिट कराओगे, तो बताओ यूएसए के लिए आप क्या हुआ? वो पैसा तो गया बट लाइबिलिटी हो गया ना, बाद में वापस चुकाना पड़ेगा, यस और नो? ना उसके बाद में बैंकिंग कैपिटल ट्रांजेक्शन्स अदर देन एनआरआई डिपॉजिट, हालांकि ये भी बैंक का ही पार्ट हो गया, एनआरआई डिपॉजिट्स भी बैंक की ट्रांजेक्शन है, बट इसके अलावा फिर जो है इट रेफर टू द फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक। जैसे हमारे बैंक यूएसए में चला गया एसबीआई, और वहाँ जाके उसने क्या कर लिया? ब्रांचेज खोल दी, तो वहाँ उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो क्या हो गया? हमारे लिए एसेट्स हो गया ना। जैसे टाटा ने जाके वहाँ इन्वेस्ट किया, वैसे बैंक ने वहाँ जाके किया, तो हमारी एसेट्स हो गई। और फॉरेन बैंक इंडिया में आ गई तो हमारे लिए क्या हो गया? एसेट्स रिड्यूस हो गया। ये तो सिंपल है। और शॉर्ट टर्म क्रेडिट मैंने आपको समझा ही दिया। तो ये सारे कंपोनेंट हमने कवर कर लिए बच्चे। देखिए फ्लो चार्ट पूरा कवर हो गया, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। कोई डाउट है तो बताइए, रीड आउट नाउ। अब इसका बैलेंस बहुत इजी है। जैसे अभी आपने देखा था, अगर मैं इसको दोबारा से बताऊं शॉर्ट में, तो हम एक नई स्लाइड ले लेते हैं कि आपको बैलेंस ऑफ बीओटी निकालना है।
बताओ कैसे निकालोगे, फटाफट बताओ। बैलेंस ऑफ बीओटी कैसे निकलेगा? यस, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स। अरे बीओटी तो ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, इनविजिबल करंट अकाउंट का बीओपी कैसे निकलेगा? बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट शॉर्ट में तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ, और इसके अलावा हम इसको और क्या बोल सकते हैं कि नेट ऑफ विजिबल आइटम प्लस नेट ऑफ और फिर क्या हो जाएगा, नेट ऑफ ये भी लिख सकते हैं, इनका भी आगे डिटेल में मैंने सारा बता दिया था। अब आ जाता है हमारे पास थर्ड, दैट इज बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बीओपी। तो इसमें बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये इसका फॉर्मूला होता है। अभी इनफ्लो का मतलब क्या है, आउटफ्लो का क्या मतलब है, तो अब इसको ऐसे समझना पड़ेगा। इस फ्लो चार्ट से समझो। देखो, इन्वेस्टमेंट में इनफ्लो का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट में इनफ्लो का मतलब क्या होगा बताओ, और आउटफ्लो का क्या मतलब है। अगर एप्पल ने इंडिया में इन्वेस्ट किया, मतलब उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगाई, तो ये क्या माना जाएगा, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। बट हालांकि एसेट्स कम हो रही है, बट वो इनफ्लो है। और अगर टाटा ने यूएसए में जाके इन्वेस्ट किया तो वो क्या माना जाएगा, आउटफ्लो, हालांकि हमारी एसेट्स बढ़ रही है। ऐसे सबके इनफ्लो आउटफ्लो करने इनके, या इनफ्लो आउटफ्लो का मतलब क्या है कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स जिनसे पैसा आ रहा है वो क्या है, इनफ्लो, और जहां से पैसा जा रहा है वो क्या है, आउटफ्लो है। और साथ में वो क्या होना चाहिए, एसेट्स लायबिलिटी को इम्पैक्ट करना चाहिए। तो जो एसेट्स लायबिलिटी को इम्पैक्ट करते हुए जो पैसा आ रहा है वो इनफ्लो में आ जाएगा। और जैसे बोरोइंग्स का एग्जांपल ले लो, अगर हमने लोन दिया तो ये आउटफ्लो होगा, बट हमारी एसेट्स बढ़ेगी। हमने लोन लिया, वो इनफ्लो है, हालांकि वो हमारी लायबिलिटीज बढ़ेगी। आ रहा है समझ में? यस और नो, इनफ्लो माइनस, बाकी इसका आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगे। ये जो फॉर्मूले हो सकता है आपको थोड़े कम समझ में आ रहे होंगे, बट जैसे ही हम इसकी वर्कशीट करेंगे ना, आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या बैलेंस? ठीक है, तो ये डिफरेंस, अब लास्ट में डिफरेंस आ गया, डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। पढ़ो उसको। देखो, मीनिंग दोनों काम कर ही चुके हैं, इम्पैक्ट दोनों काम कर ही चुके हैं, कंपोनेंट, नेचर। एनी डाउट इन दिस, टेल मी। आज की क्लास हमारी यहाँ तक की है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ फटाफट। तो आई होप कैपिटल अकाउंट पूरा हो गया अच्छे से। बोलो बच्चे। यस। तो कैपिटल अकाउंट हमने कर लिया, करंट अकाउंट हमने कर लिया, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने कर लिया, इसका स्ट्रक्चर हमने कर लिया, और इसके बाद हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने कर लिया। अब ऐसे लास्ट हेडिंग बची है हमारे पास, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस डेफिसिट। ये आराम से ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा।